Welcome back to the online class of philosophy. Today, the topic of discussion is criticism of the theory of Darwin's biological evolution. जिंदगी और जगत के संबंध में कई राज हैं जिन पर से कुछ के पर्दा हटा दिए गए हैं तो कुछ अनसुलझे हैं। जिन रहस्यों से पर्दा उठा दिए गए हैं उसे सच मानने में काफ़ी समय लगा। डार्विन के विकास संबंधी विचारों ने ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर उसके विचार का प्रभाव पड़ा। जिस समय डार्विन के विचार दुनिया के सामने आए उस समय एक ओर तो उसका स्वागत हुआ और दूसरी ओर उसके खिलाफ जोरदार प्रचार। बहुत से विचारकों ने डार्विन के विचार को विश्व की व्याख्या की कुंजी मान लिया और उन्हें इसका श्रेय दिया, पर ईसाई धर्म के मानने वालों ने जो मनुष्य तथा सभी जीवों को ईश्वर की सृष्टि का फल मानते हैं, डार्विन के विचारों के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। पर उनका प्रचार अधिकतम आवेशपूर्ण है, अतः हम केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से ही डार्विन के मत की आलोचना करेंगे। हम जानते हैं कि दर्शन में हम विश्व को उसकी संपूर्णता में जानने का प्रयास करते हैं, न कि पार्ट पार्ट में। डार्विन का विकास संबंधी विचार विकासवाद का एक अंश मात्र है। यह संपूर्ण विश्व की व्याख्या नहीं करता। इनका विकास संबंधी विचार केवल जीव के विकास की व्याख्या करता है, सारे विश्व की नहीं। जीव जो है विश्व का ही अंश है, संपूर्ण पर ही अंश निर्भर है, अतः बिना संपूर्ण की व्याख्या किए या उसके संबंध में कोई संगत व्याख्या माने अंश की व्याख्या करने में कठिनाई आ जाती है। अब हम प्रथम आलोचना में देखते हैं कि डार्विन सरल जीव कोश से ही संपूर्ण जीव योनियों के विकास की व्याख्या करते हैं। प्रश्न है, पहला जीव कोश कहाँ से आया? इसके उत्तर में इन्होंने ईश्वर का सहारा लिया जो उनके विकासवाद को कमज़ोर बनाता है। दूसरा, डार्विन विकास प्रक्रिया को यंत्रवत मानते हैं। यंत्रवाद की मान्यता है कि कार्य कारण का ही परिणाम है, अतः कार्य में ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता जो कारण में नहीं है। यानी एक अर्थ में वर्तमान भूत की पुनरावृत्ति मात्र है जिसमें कुछ भी नवीनता नहीं, परंतु विकास प्रक्रिया में नवीनताएं आती है। जड़ से जीव, जीव से चेतन, चेतन से मनुष्य का विकास निश्चित रूप से नूतन अवस्थाओं को अभिव्यक्त करते हैं। ये आवृत्ति मात्र नहीं। तीसरा पॉइंट, डार्विन विकास प्रक्रिया को यंत्रवत मानकर विश्व की व्याख्या एवं सामंजस्य इत्यादि की व्याख्या करने में असफल रह जाते हैं। इनकी व्याख्या के लिए एक
सर्वज्ञ नियंता को मानना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ एक नियम से चालित है। शारीरिक परिवर्तन भी निश्चित दिशा में होते हैं। डार्विन के अनुसार प्राणी के बीच संग्राम जीवन रक्षा के लिए है। यह प्रयोजनवाद का समर्थन है। फिलंट ने यही विश्लेषण डार्विनवाद का किया। चौथा पॉइंट, जीवों के क्रमिक विकास को प्रयोजनहीन यानी यांत्रिक मानने से नए अंगों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो सकेगी। वे स्वयं कहते हैं कि परिवर्तन कई पीढ़ियों में संचित होते होते एक नए अंग को जन्म देते हैं। इसी से प्रकट है कि परिवर्तन असंबंधित या आकस्मिक ढंग से नहीं होते, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य की दिशा में उनका संचयीकरण होता है। यह है उपयोगी अंग का निर्माण होना, जिससे जीवन संघर्ष में वे विजयी बने एवं वातावरण के साथ अपने को अधिक से अधिक अभियोजित करना है। लामार्क ने भी इसी ढंग की बात बताई थी। पाँचवां, बर्गसॉ ने डार्विन की आलोचना करते हुए कहा है कि उनके सिद्धांत को मानने से नए अंगों के निर्माण की व्याख्या नहीं हो सकेगी। डार्विन ने उपयोगी एवं अनुपयोगी दो प्रकार के परिवर्तनों को माना है एवं उपयोगी परिवर्तनों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होने से एक नए अंग की उत्पत्ति होती है। अनुपयोगी परिवर्तन तो कालक्रम में लोप हो जाते हैं। बर्गसॉ का कहना है कि एक पीढ़ी में कुछ परिवर्तन जैसे ABC अकेले नए अंग को उत्पन्न नहीं कर सकते। उसके लिए कई पीढ़ियों एवं अन्य कुछ परिवर्तनों जैसे DE फिर FH इत्यादि परिवर्तनों के साथ इकट्ठा होना होगा, परंतु उसके पहले ही वे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ABC स्वयं में अनुपयोगी समान होंगे, क्योंकि वे कोई नए अंग को शीघ्र जन्म नहीं दे रहे। अतः DE के आने के पहले ही वे लोप हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में नए अंग का निर्माण नहीं हो सकेगा एवं नई जाति भी नहीं आ सकेगी। छठी आलोचना में बर्गसॉ ने डार्विन के विरुद्ध यह भी समीक्षा की कि बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले जीवों में एक ही ढंग के अंग के निर्माण की व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे उन्होंने बताया कि मनुष्य एवं पेक्टेन जो एक जीव है में आँखों की बनावट बिल्कुल समान है, जबकि दोनों की परिस्थितियाँ बिल्कुल दो हैं। यंत्रवाद के अनुसार समान कारण से समान कार्य उत्पन्न होता है। यहाँ हम परिस्थितियों को असमान पाते हैं, अतः उनसे समान अंग कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये प्रश्न है। सातवां, डार्विन के यंत्रवादी होने से जीवन संघर्ष के तथ्य की भी व्याख्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जीवन रक्षा की इच्छा को विकास प्रक्रिया का मूल कारण मानने से यह प्रयोजनपूर्ण हो जाएगा, जो डार्विन के लिए संगत नहीं होगा।
सच पूछे तो जीवन संघर्ष पर जितना डार्विन जोर दे रहे हैं उतना है नहीं। प्राणी दिन रात लड़ना पसंद नहीं करते, उन्हें चैन का भी जीवन चाहिए, उनमें आपस में सहयोग भी हम पाते हैं। 8वीं आलोचना, शारीरिक परिवर्तनों के संबंध में डार्विन ने कहा था कि उपयोगी परिवर्तनों का ही संचयीकरण होता है, परंतु कई वैज्ञानिकों ने खोज की जिसमें ऐसा भी देखा गया कि ऐसे परिवर्तन संचित हुए हैं कि सहायता की जगह पर दिक्कतें होने लगी। कभी कभी कोई अंग पहले उपयोगी रहते हैं परंतु बाद में बाधक बनकर जाति को नष्ट कर देते हैं। आयरिस एक की सींग पहले उपयोगी थी परंतु बाद में इतनी लंबी हो गई कि कष्टकारक बन गई और धीरे धीरे उसका विनाश हो गया। साथ ही कुछ विचारक जैसे वाटसन, ह्यूगो, डिब्राइस आदि ने कहा कि जाति का विकास क्रमिक नहीं बल्कि अचानक एक साथ कुछ नवीन परिवर्तनों के उत्पन्न होने से होता है। 9वां पॉइंट, आनुवांशिकता के सिद्धांत के विरुद्ध भी आलोचकों का कहना है कि परिवर्तन तभी आगे वाली पीढ़ी में संक्रांत होंगे जब ये माता पिता दोनों में हो, परंतु यह असंभव सा है कि बिल्कुल समान परिवर्तन वाले नर मादा लैंगिक संबंध से संयुक्त हो। अगर यह माने कि नर या मादा समान परिवर्तन वाले जीव को संबंध के लिए खोजता है, तब तो यह डार्विन को प्रयोजनवादी बना देगा, जो सही नहीं है। 10वीं आलोचना, डार्विन ने कहा था कि वंशगत एवं उपार्जित विशेषताएं भिन्न कर दूसरी पीढ़ी में संक्रांत होती है, परंतु बेजमैन ने कहा कि उपार्जित विशेषताएं संक्रांत नहीं होती है। जीवों में 2 तरह के कोष है, एक बीज कोष जर्म सेल्स एवं शरीर कोष बॉडी ऑफ सोमैटिक सेल्स। बीज कोष की ही विशेषताएं दूसरी पीढ़ी में संक्रांत होती है। उपार्जित विशेषताएं शरीर कोष तक ही सीमित रहती है, अतः वे अगली पीढ़ी में नहीं आएंगी। उपयुक्त विवेचना एवं मूल्यांकन के उपरांत हम कुछ निष्कर्ष पर आते हैं। यद्यपि डार्विन के विचार की समीक्षा हुई एवं आज के वैज्ञानिक चमत्कारिक अनुसंधानों के दृष्टिकोण से वह संपूर्ण एवं अंतिम सिद्धांत नहीं कहा जाएगा, फिर भी डार्विन अभी भी अपने विचारों के लिए विख्यात है। जैवी विकासवाद का नाम आते ही हम डार्विन को ही सोचते हैं। विकास की वास्तविकता के अनेक परिवर्तन डार्विन ने प्रस्तुत किया था एवं उसके पश्चात इसके कारणभूत नियमों की विवेचना की, जिससे आज तक विचारक विकास के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। उन्हें एक रास्ता डार्विन से ही मिला, जिस पर चलते हुए नित्य नवीन परिवर्तनों के संदर्भ में आधुनिकतम खोज के माध्यम से अधिक स्वस्थ एवं सुंदर विचारों को दिया। अतः डार्विन की देन ज्ञान के क्षेत्र में अमर है। धन्यवाद।